हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हमने पढ़ाई तो किया है लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, या फिर रिवीजन जो है वो हमको आइदर बोर लग रहा है या फिर हमको समझ नहीं आ रहा कि रिवाइज करना कैसे है। बिकॉज हर बार कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर आपने कुछ पढ़ा और फिर उसका एमसीक्यू किया और एमसीक्यू में अगर आपका 40% 35% आया तो आपको ऐसा फील होता है यार मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, या फिर वो वाला टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, उसके वजह से मेरे इतना ख़राब मार्क्स आया। बट फिर आपको लगता है कि क्या मैं इस चीज़ को रिवाइज अगर करूँ तो रिवाइज करने से मेरे मार्क्स इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज करना है और कब रिवाइज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन कब करना होता है। कुछ लोगों का मानना है कि रिवीजन जो है वो जब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, उस सब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद फिर रिवीजन करो। लेकिन फिर यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी एक सब्जेक्ट ख़त्म होने में कुछ नहीं तो कुछ आपका 7 दिन 10 दिन 15 दिन तो लगता है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा है। अब आप एक बात बताओ, 15 दिन के बाद अगर आप फिर से डे 1 में जो आपने पढ़ाई किया था वो चीज़ आप फिर से पढ़ो तो हो सकता है कि आपको कुछ 10 या 20% चीज़ें ही रिकॉल हो, बाकी के बाकी चीज़ें आपको फिर से समझना पड़े, या फिर ऐसा कोई एक मैकेनिज्म है, कुछ ऐसे चीज़ें रहेंगी जो टीचर ने वीडियो में समझाया हो बट बुक में पढ़ते समय आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको हर दिन रिवाइज करना चाहिए। रिवीजन इज़ अ की टू सक्सेस, वो हर किसी को पता है, बट एक्चुअल में वो की मिलेगा कहाँ, मिलता कैसे है और पाना कैसे है उस की को। अगर आपने आज कुछ एक टॉपिक पढ़ा तो आपको क्या करना चाहिए कि अगले दिन सुबह जब भी आप पढ़ने बैठोगे अगले दिन आपको डे 1 का जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको रिवाइज करना होगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। जैसे कि डे 1 2 3 4 ये 4 दिन को मैं लेता एग्जाम्पल में। डे 1 में आपने पढ़ा ए, डे 2 में आपको पहले ए को रिवाइज करना है, देन बी को पढ़ना है। डे 3 में आपको बी रिवाइज करना है एंड सी पढ़ना है। आपको डे 3 में ए को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देन डे 4 में आपको सी रिवाइज करना है एंड डी पढ़ना है। डे 4 में आपको ए और बी दोनों को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन आपको पिछले दिन का ही सिर्फ रिविजन करना है। हो सके तो आप कुछ ना कुछ तो 20 25 30 40 50 एमसीक्यूज भी कर दो जो आपने पिछले दिन टॉपिक पढ़ा था उसका, एंड देन उसके बाद आप डे 2 को अगले दिन जो है अपना आगे पढ़ाई करो। इससे आपका क्या होगा कि जस्ट बिकॉज आपने 24 घंटे पहले कुछ पढ़ा और उसको फिर से आपने एक बार रिवाइज कर लिया तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे आपको एग्जैक्ट मोमेंट पे कुछ एक टॉपिक या कोई एक मैकेनिज्म समझ में ना आया हो, बट जैसे ही आप अगले दिन उस चीज़ को फिर से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से और क्लियर समझ में आएगा कि उस दिन सर ने क्या बोला था, पिछले दिन सर ने क्या बोला था। एंड उसके बाद फिर जैसे ही आपका वो सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए, ये पूरा का पूरा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी आप समझिए कि आपका 12 या 13 दिन में ख़त्म हो गया और आपने हर दिन पिछले दिन का रिवाइज किया था और उसके बाद आप आगे बढ़े थे। तो 12 दिन में जैसे ही आपका कंप्लीट होता है पैथोलॉजी, 13th डे पे आप क्या करो, पूरे के पूरे पैथोलॉजी का एक कस्टम मॉड्यूल बना लो 100 क्वेश्चंस का एंड सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा कि वो जो 100 क्वेश्चन है वो किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं आया बल्कि पूरे के पूरे पैथो के ऊपर आया। तो उसमें आपका एपोप्टोसिस भी है, तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी भी है, उसमें आपका जीआईटी भी है, उसमें आपका हिमेट भी है, उसमें आपका एएमएल एएलएल कुछ भी हो सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि आपने डे 2 या डे 3 में आप एपोप्टोसिस इन्फ्लामेशन पढ़ रहे हो और डे 13 में आपको एपोप्टोसिस का क्वेश्चन आया। तो जस्ट बिकॉज कि आपने हर दिन एक रिविजन किया था, पिछले दिन का एक रिवाइज किया था, तो उस टाइम पे आपको जितने भी जो आपके नॉलेज है, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% रिटेन करोगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ 40% आपको रिटेन रहेगा। एक बार आप ट्राई करके देखो। दूसरा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कुछ ना कुछ करके हर 15वें दिन या 20वें दिन में उन सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार टच करना है जिनको आपने पहले ख़त्म कर लिया है। जैसे कि आपने पैथोलॉजी ख़त्म किया, फिर आपने फार्मा ख़त्म किया, फिर आपने ऑब्स गायनी ख़त्म किया। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैथोलॉजी अब भूल ही जाओ, पैथोलॉजी और फार्मा टच मत करो, बस आगे बढ़ते रहो, बस हर दिन पढ़ो, हर दिन रिवाइज करो। नहीं, 12 दिन पैथोलॉजी में दिया, उसके बाद 13th डे पे आपने 100 एमसीक्यू कर लिया था पैथोलॉजी का कस्टम मॉड्यूल। उसके बाद फिर आपने फार्मा पढ़ा, उसको भी आपने दिया 15 दिन,
और उसके बाद 16th डे पे आपने फार्मा को कर लिया, उसका सेम कस्टम मॉड्यूल 100 क्वेश्चंस। इसी बीच टाइम निकाल के आप एक बार ट्राई करो कि पैथोलॉजी खत्म होने के 15 दिन या 20 दिन के बाद एक बार आप बस 2 या 3 घंटे के लिए पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि AML ALL हुआ, जैसे कि आपका वो सिस्टमिक पैथोलॉजी में जो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आता, उन चीज़ों को, या फिर जो आपने जब 100 क्वेश्चन का MCQ दिया था उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी गलत हुई, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया या फिर क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आया, उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लो। 2 से 3 घंटा लगेगा, और हो सके तो 50 फिर से एक कस्टम मॉड्यूल MCQ दे दो सारे के सारे पूरे पैथोलॉजी के। इससे क्या हो रहा है ना, हर 15वें 20वें दिन में आप सिर्फ 2 या 3-5 घंटा ही दे रहे हो सकता है एक दिन आपका वेस्ट हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़े हुए चीज़ों को फिर से एक रिवाइज कर रहे हो, तो जो भी चीज़ें जो आपको वोलेटाइल लग रही है या जो भी चीज़ें आपको टफ लग रही थी वो आपको ईजी लगेगा आपके 2nd 3rd या 4th रिविजन के टाइम पे। सेम ऐसे आपको फार्मा का भी करना है, सेम ऐसे आपको ऑप्स गाइनी का भी करना है। जैसे कि ये 15 दिन का मैंने बोला था फार्मा खत्म हो रहा है, 12 दिन पैथोलॉजी, 15 दिन फार्मा, उसके बाद कितना हो गया टोटल, 1 महीना के आसपास निकल गया। फिर आप एक ट्राई करो कि पैथोलॉजी और फार्मा दोनों का मिलाकर कोई 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल बना के दे दो। कस्टम मॉड्यूल बनाने से क्या हो रहा है ना कि आप पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट को कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, रैंडम क्वेश्चन आ सकता है, इवन इफ क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगे, इवन इफ आपको पता हो कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि आपने पिछले कस्टम मॉड्यूल में भी आपको सेम क्वेश्चन आया था, बट वो टॉपिक तो आपको एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग में वो टॉपिक फिर से एक बार घूम रहा है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे, हर दिन पढ़ो, अगले दिन रिवाइज करो, और उसके बाद फिर हर 15वें दिन 20वें दिन पे पिछले सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट तुम्हारे खत्म हुए, ऐसे कर करके क्या होगा कि पैथो, फार्मा, ऑब्स गाइनी, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, 5-6 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद जब आप कस्टम मॉड्यूल दोगे तो कस्टम मॉड्यूल आप 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का ही दे रहे हो, लेकिन अब उस 100 क्वेश्चन में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 5 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ आपका एक मिनी ग्रैंड टेस्ट जैसा हो जाएगा 5 सब्जेक्ट का। तो उसमें क्या है कि आपका भी दिमाग जो है एक आदत बन जाएगा कैसे एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने का, कैसे एक पैथोलॉजी का और सर्जरी दोनों इंटीग्रेटेड है, तो पैथोलॉजी और सर्जरी का मिलाकर कोई एक लिवर का ऐसा क्वेश्चन आ गया, कोई एक आपका बाइल का ऐसा क्वेश्चन आ गया, जो आपको समझना पड़ेगा कि ये पैथोलॉजी के हिसाब से पूछा जा रहा है कि सर्जरी के हिसाब से पूछा जा रहा है, जिससे कि आपका ब्रेन का भी एक एक्सरसाइज होगा, आपका ब्रेन भी धीरे धीरे अडेप्ट करेगा ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए, और ये फाइनली आपको एक लॉन्ग रन में काम देगा। तो मेरा बस यही एक कहना है कि अगर आपको रिवाइज करना है तो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद रिवाइज मत करो, हर दिन रिवाइज करो। और दूसरा, जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा भूल मत जाओ कि चलो ठीक है 15 सब्जेक्ट खत्म होने दो, पहला दूसरा तीसरा करके 15 सब्जेक्ट मेरा खत्म होने दो, उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। तो ऑब्वियसली वो आपको 3-4 या 5 महीने के बाद फिर से वो आप सब्जेक्ट ऊपर वापस लेके आ रहे हो। तो इवन इफ आप हर दिन क्यों ना रिवाइज करो, 5 महीने के बाद आपको ऑब्वियसली वो पहला सब्जेक्ट याद नहीं रहने वाला, या उस पहले सब्जेक्ट के बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्टिव रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेजस्विनी का एक वीडियो देखा था, उसमें वो बोल रही थी कि अगले दिन उठ के ब्लैंक पेपर निकालो और ब्लैंक पेपर में जो भी तुम्हारे पिछले दिन का चीज़ है वो लिखो। पता नहीं क्यों, बट अगर मैं ये चीज़ करने जाऊँगा तो मेरा वो ब्लैंक पेपर ब्लैंक ही रह जाएगा। इवन इफ मैं अगर आधे घंटे पहले भी कुछ पढ़ूँ ना, तो आधे घंटे के बाद भी मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं सोच के लिख लूँ कि क्या टॉपिक था या क्या था, मुझे टॉपिक तक याद नहीं रहता। ये मेरा पता नहीं, हो सकता है बाकी लोगों का भी होगा या मेरा ही ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं यही करता था, मुझे चीज़ें आंखों के सामने चाहिए, मुझे एटलीस्ट उन चीज़ों को 4 या 5 बार देखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें मेरे दिमाग में घुसती है। हो सकता है कुछ लोग शार्प होंगे तो उनका एक बार पढ़ लिया, अगले दिन वो लोग ब्लैंक पेपर में लिख लेते हैं, जो भी जितना भी 50%, 40%, 30% ही रिटेन कर सके, लेकिन लिखते हैं। मेरा 0% रिटेंशन है। मुझे चाहिए अगले दिन उठ के मैं फिर से नोटबुक ओपन करता या बुक ओपन करता, बुक में ही सिर्फ पढ़ता, सो दैट फिर से वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने आए। फिर उसके बाद 15 दिन या 20 दिन के बाद फिर से वो बुक ओपन करता, और ऐसा नहीं कि उस टाइम पे वो फिर वो बुक मेरे लिए पढ़ाई जैसा बुक नहीं होता, वो मेरे लिए एक नॉवल जैसा होता है। जैसे होता है ना कि हम लोग वो पिक्चर बुक देखते हैं, जो फोटो देखा वो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो उसको देखा, वरना छोड़ो आगे बढ़ो, वैसा था मेरा। तो पैथोलॉजी का ही एग्जाम्पल मैं लेता,
पैथोलॉजी में ऐसा था कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में आता था जाता था, आता था जाता था। तो वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे फोटोज़ थे, वो फोटोज़ देख के मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता था कि हाँ ये वाला फोटो किसके बारे में है। या फिर वो लीवर, जीआईटी वगैरह, रेस्पिरेटरी का कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो वो फोटो दिखता था, फोटो देख के फोटो के नीचे मैं वो टॉपिक पढ़ता था। या फिर पलटाता था तो एक टेबल दिखता था, वो टेबल में मेरे को क्लासिफिकेशन दिखता था, तो वो क्लासिफिकेशन एक बार रीड करता था। लगभग कुछ 2 या 3 घंटे लगते थे, लेकिन वो पूरा का पूरा पैथो का बुक मेरा एक बार रिवाइज हो जाता था। 100% रिवीजन नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ 40-50% रिवीजन यस। उसके बाद फिर वो जो मैं कस्टम मॉड्यूल देता था, 50 क्वेश्चन का मैं कस्टम मॉड्यूल देता था। इवन इफ मैंने 100 क्वेश्चन बोला वीडियो में, बट मैं 50 का ही देता था। 50 क्वेश्चन पैथोलॉजी का कस्टम मॉड्यूल दिया, उसमें सारे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपका 40%, 50%, 60% कुछ भी आए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं था। बट ये था, अगर क्वेश्चन मेरे 40% करेक्ट हो रहे, मतलब 60% मेरे रॉन्ग हो रहे, तो मुझे मेरा इंपॉर्टेंस ये था कि ये 60% रॉन्ग क्यों हो रहे, रीज़न क्या है 60% रॉन्ग होने का। आइदर मुझे उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या फिर मुझे उस चीज़ का नॉलेज है लेकिन फिर भी मैंने गलती की, क्यों, सिली मिस्टेक किया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, ऑप्शन बी हो या ऑप्शन सी, मुझे पता नहीं। ऐसे एक क्वेश्चन था, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो होता है उसमें शीलेस टेस्ट नेगेटिव है, तो बताओ क्या है। तो B12 भी लिखा है, फॉलेट भी लिखा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या है क्या है क्या है, तो मैंने B12 मार दिया। बाद में पता चला कि फॉलेट है, और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि वो जो शीलेट क्या था, वो शिगल कोई तो एक टेस्ट है एस से, वो टेस्ट अगर नेगेटिव है तो फॉलेट है, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव होता तो B12 होता। तो ये चीज़ मुझे अभी तक याद है, अभी तक मेरे दिमाग में वो चीज़ रिटेन किया हुआ है कि हाँ ऐसा चीज़ मेरा गलत हुआ था। बिकॉज कहीं ना कहीं वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया थोड़ा सा ईजी लगता था मुझे, फिर भी वो गलत हुआ। तो अभी भी वो दिमाग में रिटेन किया हुआ है कि क्यों गलत हुआ और रीज़न क्या था गलत होने का। तो अब आगे अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन वैसा अगर ऑप्शन आए तो मुझे ये पता रहेगा कि इस ऑप्शन का ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 4 ऑप्शन में से ये जो एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का ये क्वेश्चन तो नहीं है, बिकॉज इस ऑप्शन का जो क्वेश्चन था वो मैंने गलत किया था। मुझे पता है कि ये ऑप्शन को फ्रेम करने के लिए कैसा क्वेश्चन देंगे टीचर्स। एमसीक्यूज और जीटीएस को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे एमसीक्यूज के रॉन्ग आंसर्स को समझते हैं और क्या रीज़न है चीज़ों को रॉन्ग होने का, उन सब चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। बट आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आए कि रिवीजन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है या क्या टेक्निक है रिवीजन करने का, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।